बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता है। कौम के हाथ में होगी मुल्क की तकदीर, कौम के हाथ में होगी मुल्क की तकदीर, कौन होगा अगला वज़ीर आज़म। शेर धाड़ेगा, तीर चलेगा या आज़ाद उम्मीदवार मारेंगे मैदान। अवाम किसे चुनेगी हुक्मरान और कौन संभालेगा पाकिस्तान। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए रिटायर्ड मेजर शेख मोहम्मद नदीम साहब, जो तज़िया निगार है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा तज़िया करते हैं मुल्क के हालात के हवाले से, अवामी हालात के हवाले से, सियासी हालात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने बुलाया, शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान है, कालिम निगार है, तज़िया निगार है, नवाए वक्त से ताल्लुक़ रखते हैं, मुल्की माशी अवामी सियासी मसाइल पर बड़ा खुलकर तज़िया करते हैं। नईम कुरैशी साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान है, माहिर कानून है, बैरिस्टर है, अली ताहिर साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं सिचुएशन, जो आज माहौल देख रहे हैं माशाल्लाह, जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन चली और तमाम सियासी पार्टियों ने अपने अपने हलके से अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई, तो आपने क्या देखा कि किसने बिल्कुल खुल के सियासी कैंपेन चलाई और किसने जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी सियासी कैंपेन नहीं चला पाए? देखिए, ये तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि जिनसे बल्ला छीन लिया गया उनकी तो कैंपेन बिल्कुल भी नहीं चली, और मैं समझता हूँ कि ये एक अलमिया है जिसकी वजह से इलेक्शन पे थोड़े से सवाल उठते हैं। दूसरी तरफ बाकी तमाम पार्टियों ने खुलकर जो है अपनी कैंपेन चलाई, कन्वेंसिंग की, आवाम में गए, जलसे जुलूस किए, और आप देखें कि अब काफ़ी उनको उससे सहूलत मिली, मदद मिली, और आज नतीजा काफ़ी जो है वो आपको उनके उसमें नज़र आ रहा है। बाकी जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी थे, आपने देखा कि वो शायद इस तरह से अपनी खुलकर नहीं चला सके, लेकिन जितनी भी पार्टियां थीं, चाहे वो तहरीक लब्बैक हो, चाहे MQM हो, ये सब ने अच्छी तरह से अपनी कन्विंसिंग की है। सिवाय मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी को, जो पाकिस्तान बेस के ऊपर इतना अच्छे तरीके से जिन्हें आना चाहिए था, वो उनको कन्विंसिंग करनी चाहिए थी, वो उस तरह से शायद नहीं कर सके। नहीं, आप जमात इस्लामी की बात करें, मैं तो समझता हूँ कि जमात इस्लामी ने बड़े अच्छे तरीके से कराची की कैंपेन तो बहुत अच्छे तरीके से सोशल मीडिया के हवाले से। असल में मुल्क के बारे में बात कर रहा हूँ। कराची में तो बिल्कुल, जहाँ पे ये नईम साहब हैं, और यही एक तरह से बज़ाहिर नज़र आता है कि जमात को लीड कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि जमात को लीड कोई और कर रहा है, और जिसकी वजह से जमात काफ़ी हद तक बिल्कुल बैठ गई है। और यहाँ पर ज़रूरत है जमात के अंदर भी यंग क़यादत की, और नईम साहब जैसे लोगों की जो ऊपर आएँ और वो ऊपर की क़यादत में शामिल हों, तो फिर जमात इस्लामी दीनदार लोगों की जमात है, इसको आगे आना चाहिए। ठीक, नईम साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से आप देख रहे हो कि नवाज शरीफ साहब ने जो है इलेक्शन कैंपेन जो है सिंध के अंदर इतनी अच्छे तरीके से नहीं लेके गए। बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि भाई वो सिंध की तरफ तो आए नहीं, तो उनको इतनी अच्छी सीटें नहीं मिलेगी। तो क्या इनकी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से इन्होंने अपने कैंडिडेट जो है वो सिंध में इतने अच्छे तरीके से नहीं वो किए? क्या क्या देखते हैं आप इसको? मुझे लगता है कि ये कोई इतनी अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। तारीख़ी तौर पे हिस्टोरिकली मुस्लिम लीग नून का कभी भी सिंध में कोई असर ऐसा रहा नहीं है, और जब से नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से 4 साल के लिए बाहर गए थे, उसके बाद सिंध में तो उनकी तंजीम तकरीबन ख़त्म है। आपको अगर याद हो कि कराची में भी कुछ लोग काम करते थे, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून की कराची में भी कोई ऐसी नुमाया क़यादत नहीं है। तो वो ये समझते हैं कि, और जाहिर है कि मियाँ साहब ने कैंपेन जो शुरू की, उनके पास इतना कलील वक्त था कि वो सिर्फ पंजाब तक ही महदूद हो गए, या एक दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा गए, तो सिंध के लिए ना तो उनके पास टाइम था, और ये भी बात तय है कि उन्होंने ये बात समझ ली है कि पीपल्स पार्टी का इतना असर है कि उनके जाने से उन्हें कुछ सीटें मिलने वाली नहीं हैं। सिंध की सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी 80-85% जो है वो सीटें ले जाएगी इंटीरियर सिंध से, कराची से हट के मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से जो है वो मियाँ साहब शायद सिंध तशरीफ़ नहीं लाए। अच्छा भाई साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि आपसे अगर ये पूछे कि इलेक्शन कैंपेन, अगर मैं सिंध से ही ये सवाल लेता हुआ चल रहा हूँ, फिर पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, तो आपको सिंध के हवाले से PTI की आप नुमाइंदगी करते हैं, तो सिंध के हवाले से आपको इलेक्शन कैंपेन करने में दुश्वारियाँ पेश आई
या फिर जो है आप क्या समझते हो कि जो आपने इलेक्शन कैंपेन जैसे भी जिस तरीके से भी चलाई है तो उससे रिजल्ट आपको कैसे देख रहे हैं आप उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मैं तो कहूँगा कि बहुत ही आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इस इलेक्शन ने तोड़ दिए हैं। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई, मैं क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे बता दें कि कोई FIR दर्ज की जाए 4,500 नामालूम अफराद के खिलाफ, अगर कोई है तो मुझे आप सठियानी साहब जरा गाइड करें या किसी वकील साहब से मुझे पूछ के बताएं कि दुनिया के किसी कोने में अगर उन्होंने देखी है, अगर उन्होंने ये देखा है किसी जगह पर कि पार्टी से जो है वो इलेक्शन सिंबल ही वापस ले लिया जाए बगैर फैक्चुअल इंक्वायरी कंडक्ट किए जो सिविल कोर्ट में होनी थी, बगैर एविडेंस रिकॉर्ड किए, तो वो हमें दिखा दें। अगर किसी इतनी तादाद में, इतनी कसीर तादाद में किसी जमात के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं जो सारे फिर हाई कोर्ट से रिस्टोर हो गए, तो वो दिखा दें। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके अंदर बनाया गया है। और मेरा ख्याल है कि ये वाहिद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जमात होगी कि फाउंडिंग चेयरमैन भी जेल में है, वाइस चेयरमैन भी जेल में है, प्रेसिडेंट पार्टी का भी जेल में है। अभी आपने सिंध का पूछा तो सिंध का प्रेसिडेंट भी जेल के अंदर है। सिंध के जनरल सेक्रेटरी के घर पे रात को 3 बजे छापा इस तरह मारा जाता है जैसे ये जो बलूचिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं कि शायद वो सिंध का जनरल सेक्रेटरी वो बम धमाके करा रहा है। तो आजादाना और मुनसिफाना के तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं जो हम जो है वो तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे। इस वक्त भी किसी जगह कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी गई। अगर किसी ने दिल गुर्दा रखते हुए कोई स्टीमर लगा दी है तो वो हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया हुआ है कि ये पॉलिटिक्स के लिए जो है इसको दीवारों को, शहर को ना गंद करें। मैं सिंध हाई कोर्ट में चूंकि खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, उस बेंच के सामने पेयर भी होता हूँ, तो मैं तो समझता हूँ बेहतरीन ऑर्डर है, मगर उस ऑर्डर को जिस एग्जीक्यूटिव ने इंप्लीमेंट किया है उसको भी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही नजर आई है। तो लेट्स नॉट क्वेश्चन द सैंक्टिटी ऑफ दिस इलेक्शन। अभी मैं एक खत लिख के आया हूँ इलेक्शन कमिश्नर को और मॉनिटरिंग और कंप्लेंट सेल को, जिसके अंदर 10 बैलेट बुक्स PS 102 और NA 238 की गायब है। कम से कम 3-4 हजार वोट है जो आपका पहले चोरी हो गया है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने लेटर लिखा। और मजे की बात यह है कि अंडर 25 के वोट आपने उठा के ट्रांसफर कर दिए। ये एक नहीं, कई खानदानों की बात बता रहा हूँ, बाशमूल अपने। मेरा वोट कराची का, मेरे वालिद का वोट कराची का, मेरी वालदा का वोट कराची का, मेरी दोनों बहनों का वोट कराची का, लेकिन मेरा छोटा भाई जो लॉ का स्टूडेंट है उसका वोट लाहौर का है। तो वो अगर PTI को वोट देना चाहता है तो वो पहले जहाज की टिकट कराए और फिर जाकर वोट देकर तो वापस आए। इतना, और फिर डीलिमिटेशंस, नॉनसेंस किस्म की डीलिमिटेशंस जो इस वजह से ब्लॉक हो गई कि आगे जी जनरल इलेक्शन आ रहा है, वो अभी तक रिव्यू ही नहीं हुई। उन्होंने जनरल इलेक्शन के बाद रिव्यू होना है। जो डीलिमिटेशंस हुई हैं उन, यानी वो अपील का पीरियड का टाइम ही नहीं था, वो इतनी जल्दी जल्दी डीलिमिटेशंस करके, इससे बेहतर तो पुरानी डीलिमिटेशंस थी। कराची में आपको कोई सेंस नहीं आती, आपने एक जगह गार्डन और एक जगह बहादराबाद को आपने आपस में मिला दिया है जो हिस्टोरिकली शहर के तो डिस्टिंक्ट पार्ट्स रहे हैं। तो पता नहीं किस किस्म की डीलिमिटेड, बट उसकी अपीलें नहीं चल रही। अच्छा, उसके अलावा अगर आप आ जाएं तो चूंकि सिंबल छीन लिया तो एक सियासी जमात ने अपने जो है वो लिखे हैं, सिंबल्स लिखे हैं वेबसाइट के ऊपर, वो वेबसाइट ब्लॉक हो गई। दूसरी वेबसाइट बनाई, वो ब्लॉक हो गई। तीसरी बनाई, आज वो तीसरी भी ब्लॉक हो गई है। अब वो चौथी बनाएंगे तो अब आगे जाके देखते हैं। ये सारी कंफ्यूजन। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन में आज इलेक्शन कमीशन का फैसला आया कि चूंकि हमने आपको सिंबल नहीं दिया तो इलेक्शन रूल्स के तहत तमाम के फॉर्म 33 में नाम के आगे इंडिपेंडेंट लिखा होगा। अरे हाउ इज दैट पॉसिबल भाई? अगर मैं तहरीक-ए-इंसाफ का हूं तो मेरे नाम के आगे तहरीक-ए-इंसाफ लिखा होगा, तो मुझे सिंबल नहीं मिलेगा, बट मैं इंडिपेंडेंट नहीं होगा। सारी चीजें क्लियर हो जाएगी ना अगर तहरीक-ए-इंसाफ लिख दे तो आपके सारे। मैं आपको तभी तो कह रहा हूं कि यानी इलेक्शन कमीशन ने माशाल्लाह इतना मुनसिफाना इलेक्शन की तैयारी की है कि मैं समझता हूं कि किसी को इस इलेक्शन के ऊपर जो है वो शक व शुबात नहीं होंगे। वो अलग बात है कि जो आदमी है, ये मैं ज़ाहिर तंजिया बात कर रहा हूं, मैंने कहा मैं क्लियर भी कर दूं, लेकिन ये अलग बात है कि जो बंदा आपको मिलेगा वो हर साहिबे जो इंटेलेक्ट है उसकी यही राय है कि 1.5 साल के बाद ये इलेक्शन जो है, अरबों रुपए आपने कौम के डुबा दिए। एक शेर को आप एवनफील्ड डिपार्टमेंट के अंदर जो बंद था उसको आपने लेके आना है, वजीर आजम बनाना है, अरबों रुपए आप जाया कर दें और फिर 1.5 साल के बाद आप फिर, चूंकि कुछ लोगों की जिद बनी हुई है
कि करोड़ों पाकिस्तानियों की अच्छा, आप ये समझते हैं कि 5 साल 1.5 साल के बाद दोबारा आपने इलेक्शन शेख साहब आपकी तरफ आता हूँ, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि 1.5 साल के बाद जो है ये हुकूमत चलेगी और फिर 1.5 साल के बाद फिर इसी तरह का सिस्टम वापस दोबारा रिपीट होना पड़ेगा, क्या इसी तरह के आप भी मुझे देखते भी हैं? यही नज़र आता है कि जिस तरह के हालात में इलेक्शन इस दफ़ा हुए हैं तो ये ज़्यादा अरसे चल नहीं सकते, और मेरा यही ख्याल है कि 1.5 साल बाद 2 साल बाद जो है कोई ना कोई मसला हो सकता है। मतलब मेरा एक अंदेशा है, और हो सकता है ये पूरी टर्म हो जाए, लेकिन जो हालात जिस तरह से हैं ये आप कह रहे हैं पूरी टर्म तो 2 साल भी कह रहे हैं आप, तो उसका मतलब पूरी टर्म तो जैसे आपको पता है 5 साढ़े 5 साल की बात है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो हालात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह के जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उसमें वो चीज़ ज़्यादा देर चलती नहीं। तो जो भी एक्सपेरिमेंट का जो इन्वेंटर होता है वो तो जब तक होता है तो उस वक्त तक वो चीज़ कैरी ऑन करती है, उसके बाद वो डाई डाउन हो जाती है। तो लाइकली चांसेस ये हैं जो नज़र आ रहे हैं कि 1.5-2 साल के बाद आपको दोबारा यही प्रोग्राम करना होगा यहाँ पे। जी नईम साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि इसी तरह की सिचुएशन आप भी देख रहे हैं? मुझे जी बिल्कुल, मुझे तो 1.5 साल ज़्यादा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अली ताहिर साहब ने 1.5 साल ज़्यादा दे दिया। आप देख लीजिए, शहबाज शरीफ की जब हुकूमत आई थी तो कितना अरसा लगा था उन्हें डिस्क्रेडिट होने में, 6 महीने लगे थे। वो तो ताकतवर हलकों की वजह से उन्होंने 16 माह पूरे कर लिए, वरना अवाम में तो कुछ भी नहीं था उनके लिए। जितनी महंगाई इस निगरान हुकूमत ने कर दी है, जितने गैस के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, बिजली की प्राइस बढ़ रही है, इसका जो दावेदार हैं इस वक्त ये कहने के जब महंगाई कम कर देंगे, वो 5% महंगाई कम करने की पोजीशन में नहीं होंगे। वो 6 महीने में पूरे सिस्टम में नहीं थे ना, अब पूरे सिस्टम में आएंगे, आज़ादी के साथ काम करेंगे। बात यह है कि ये जो निगरान हुकूमत है इसने 6 माह के मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान के बैंकों से 40 खरब का कर्ज लिया है। इस सूरत हाल में जो भी हुकूमत आएगी वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। इन मखसूस हालात में देखिए एक चीज़ है, पूरे पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं, जो आज़ाद हलक़े हैं, इस बात पे सब मुत्तफ़िक़ हैं कि ये एक चोरी किया हुआ इंतखाब है, और इसके नतीजे में जो भी हुकूमत आने वाली है वो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी। इसलिए कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया गया है, आप अंदाज़ा लगाइए 75 साल की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन से 2 दिन पहले उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अगवा हो रहे हैं, ज़बरदस्ती लिख रहे हैं कि हम दस्तबरदार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई एक्शन नहीं लेता, कोई दूसरा इदारा एक्शन नहीं लेता, निगरान हुकूमत कोई जिम्मेदारी लेने पर तैयार नहीं है। तो ये इलेक्शन जो है ना, ये हकीकत में वक्त का ज़िया है, और जिस अंदाज में ये इंतखाब हो रहा है इसमें जो भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं और जो दावे कर रहे हैं, जो अखबार में इश्तिहार दे रहे हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, वो आप ये प्रोग्राम याद रखिएगा 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी जनाब। ये IMF की वो जो शराइत है उसके हवाले से तो कोई इस तरह की वो तो नहीं हो रही कि भाई नई हुकूमत आ जाएगी, जमहूरियत होगी तो फिर हम उसी तरीके से लेके चलेंगे? ये भी है, एक फैक्टर ये भी है, लेकिन उन्होंने ये थोड़ी कहा है, फिर वही सारी दुनिया का मीडिया भी अब ये कहने लगा है कि ये कैसे इलेक्शंस हैं। आप बताएं, टाइम मैगजीन क्या कह रहा है, अल जजीरा क्या कह रहा है, CNN क्या कह रहा है, इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है, सारी दुनिया इस बात का इकरार कर रही है कि इस वक्त आवाम का गवर्नमेंट फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर गई आगे चलकर, और आवाम को रिलीफ दे दिया इन्होंने किसी शक्ल के अंदर, जो मुझे नज़र आ रहा है। मैंने तो बात की है कि जो इन्वायरमेंट में इस तरह हुआ है तो शायद उसकी वजह से 1.5-2 साल बाद शायद इलेक्शन में जाना पड़े, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट आ गई और उसने पूरी फोकस किया फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल फैसिलिटेशन काउंसिल के साथ मिलकर ये जो अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं पाकिस्तान में, अगर ये कामयाब हो गए और इनको सपोर्टर्स ने कामयाब करा दिया तो फिर ये 5.5 साल के अगले 10 साल नहीं। आपसे हमारे पिछले प्रोग्राम भी हुआ तो आप हमेशा ये कहते हुए नजर आए कि 1 विंडो सिस्टम आ जाएगा, और इसके अंदर क्या आप देख रहे हैं कि इस तरह का जिस तरीके से नईम साहब कह रहे हैं कि हालात ही ऐसे हैं कि बिल्कुल 1 विंडो तकरीबन आ चुका है। देखें, इस वक्त मुल्क में जो भी इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, इसके साथ साथ एक गायबाना आप समझ लें कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी हो चुका है
कि इस इकोनॉमी को आइंदा आप लोगों ने डिस्टर्ब नहीं करना है, बल्कि इसको फैसिलिटेट करना है सबने मिलकर, और इसके अंदर कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे डिटोरिएशन दोबारा क्रिएट हो, मुल्क दोबारा इस तरह सी कंडीशन में आए कि डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में आए, जैसे इमरान खान साहब के ज़माने में आया, और बिल्कुल उन्हीं के ज़माने में आया और उनके ज़माने के अंदर ही ये बुरा हाल हुआ। और उसके बाद जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई उसने फिर भी स्टेबलाइज किया। अब ये जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने कर्जे लिए, जो भी लिए, देखें असल चीज़ होती है कि स्टेबलाइजेशन। इन्होंने मुल्क को, अभी जो ये आपकी केयरटेकर गवर्नमेंट भी आई हुई है इस वक्त, इसने भी मुल्क को आपको डिस्टेबलाइज होने से बचाया है और स्टेबलाइज किया है, और बहुत हद तक आपकी मईशत इम्प्रूव हो चुकी है, डॉलर रेट पीछे आया है। तो अगर ये नई गवर्नमेंट ने आकर इसी लाइन के ऊपर फोकस किया जो शमशाद बेगम का प्लान है, और या जो जिस तरह का ये लोग अभी आगे जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद ये है कि ये आगे फिर गवर्नमेंट ये जो 6 महीने या 1.5 साल 2 साल की बातें हो रही हैं, इसको आराम से ये क्रॉस कर जाएंगे, और आगे 5 साढ़े 5 क्या आगे 10 साढ़े 10 साल भी है। ठीक है, नईम साहब से भी बात गुफ्तगू करते हैं। आपकी तरफ आते हैं कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हर चीज़ में पाबंदी है, तो आपके जो वोटर्स है वो बहुत सारे वोटर्स है, यंग के हवाले से कह सकते हैं, यूथ के हवाले से कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें निकालते हुए वो आगे आ जाते। लेकिन अगर हम सिंध की बात करें और पंजाब की बात करें, ऐसे ऐसे एरिया के अंदर वो मोबाइल के ऊपर वो सारी चीज़ें नहीं देख पा रहे, तो वोटर्स को कितनी परेशानियाँ हो रही होगी। अरे थैंक यू वेरी मच सटियानी साहब, मैं तो समझा कि शायद आप भूल गए हैं कि तीसरा क्योंकि वो आपस में जरा पास होना था। लेकिन देखिए, मैं आपकी बात पे कमेंट करने से पहले मैं जरा एक छोटा सा कमेंट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं करना चाहता हूँ। देखिए, ये एक अलग बात है कि मैं शाहिद अफरीदी को टीवी पे देख रहा हूँ और मैं कहूँ यार इसने शॉट गलत खेला है। ये एक अलग बात है कि मैं बल्ला उठा के उसकी जगह चला जाऊँ और खेलने आऊँ, पहले ही बाउंसर नाक पे पड़ेगा, नाक तोड़वा के वापस आ जाऊंगा। वेरी सिंपल सी बात है। तो इट इज वन थिंग टू इवैल्यूएट, इट इज अनदर थिंग कि जिसको काम नहीं आता उससे काम करवा लिया जाए। इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है वो जमहूरी हुकूमत का काम है, वो जमहूरी हुकूमत को करने दिया जाए। ये नहीं हो सकता कि ये आप कोई SIFC, SIFD, TIBC, TIDG, ये बहुत हमने अपनी तारीख में करके देख लिया है। ये हम 47 से करते हुए आ रहे हैं इस तरह के काम। तो ये नहीं हो सकता कि जिसको वो काम नहीं आता वो कहे कि नहीं मुझे बहुत अच्छा आता है मैं कर दूंगा। ये काम आप जमहूरी लोगों पे छोड़ दें, इलेक्शंस होने दें, जो लोग जीत के आएंगे वो इकोनॉमी को आगे आके संभालेंगे। अल्टीमेटली आपने देखा है कि IMF से जितनी भी कौमें निकली हैं, मलेशिया निकला है तो वो महातीर मोहम्मद के दौर में निकला है जी, वो इलेक्ट होके आए थे। इंडिया अगर IMF के जाल से निकला है तो वो इस वजह से निकला है क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट ने उसको बाहर निकाला। सो लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड एंड लेट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसाइड हाउ टू रन दिस कंट्री। बाकी ये अरबों डॉलर आएंगे और हम IMF से निकलेंगे, दूध और शहद की नहरें बहेंगी, टेक्नोक्रेट आएंगे। ये इतनी दफा हमने वो जो आए थे अमेरिका से, कुरैशी साहब से लेके और शौकत अजीज साहब तक, इतनी दफा हमने सुन लिया कि एटलीस्ट मैं तो अपनी छोटी सी उम्र में भी आई एम टायर्ड ऑफ। इमरान खान साहब ने भी यही जुमले फरमाए थे। इमरान खान साहब ने भी सेम यही जुमले फरमाए थे। मैं जरा बात अपनी मुकम्मल करूंगा, मैं तो आपकी बात में नहीं बोला। नंबर 2, अब जो सवाल आपने मुझसे पूछा, देखिए सिर्फ पूरे सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान से हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं जिस तरह से ट्रैम्पल लोगों को किया गया है। यानी कि यहाँ तक हुआ है कि एक वर्कर के ऊपर भी झूठा चर्च का मुकदमा डालकर और उसको जेल में किया गया, और ये पूरी लीगल टीम ने उसको डिफेंड किया और हाई कोर्ट से जाहिर है अल्टीमेटली रिलीफ मिलती है। लेकिन वो जो एक साइकोलॉजिकल फेयर है वो आपने ना सिर्फ वर्कर में लेकिन आम लोगों में इंस्टिल करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में अगर कल जो है वो रिजल्ट इस तरह से आया कि ये आप भी जानते हैं, मैं भी अपने दिल में जानता हूं, आपका कैमरामैन भी जानता है, तमाम बाकी लोग भी जानते हैं कि अगर हकीकी मुनसिफाना इलेक्शन होगा तो कौन जीतेगा। अगर वो जीत कर आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसके अंदर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, ये वाला चैप्टर खास तौर पे। और जो 76 ईयर से आपके ऊपर जो एक 76 ईयर में आप एंटर कर गए, ये जो आपके ऊपर एक पावर ब्रोकरेज चल रही है, ये पावर ब्रोकरेज फर्म जो है अगर इसका कंट्रोल लूज होता है और डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ही इस मुल्क के लिए एक खुशाइंद कदम है। ये शायद साहब आप बात कर रहे थे, फिर वो कह रहे थे कि डिस्टर्ब ना करें जो बात कहना चाह रहे थे। ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इमरान खान साहब जब पहली दफा आए थे उस वक्त ज़्यादा पॉपुलर थे या अभी इस वक्त पॉपुलर थे? उस वक्त ज़्यादा पॉपुलर थे। गवर्नमेंट चला चुके हैं, आपने रिजल्ट देख लिया। जिस वक्त वो गवर्नमेंट में आए थे कोई 2/3 मेजोरिटी से नहीं आए थे, उनके चारों तरफ बैसाखियाँ लगी हुई थी। ये आपको भी पता है, इनको भी पता है। ये कहना कि डेमोक्रेसी या वो स्वीप कर गए थे, कोई वाइट वॉश कर गए थे, कुछ भी नहीं किया था उस वक्त भी। मसला ये कि क्योंकि हाँ शहरों के अंदर अब आप
उसको इलेक्ट कर लें, सेलेक्ट कर लें, मैं उसको कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं दोनों वर्ड सामने रख के बात करता हूँ। तो शहरों से वो उन जगहों से भी ले गए कि जहाँ आपको पता है कराची के अंदर जहाँ 100% श्योरिटी थी कि ये किसकी सीटें हैं, वो भी जीत गए थे। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद रोज़ाना जहांगीर तरीन साहब जो है वो लेकर आते थे जहाज़ों में भर के, और ये रोज़ाना उनको शाल और मफलर और अजरक पहनाते होते थे डेली। आज वो आ गया, आज वो शामिल हो गया, आज वो शामिल हो गया। और पूरी दौरे हुकूमत इसी तरह से लगड़ी लूली हुकूमत की ये इन्होंने प्रोजेक्शन इतनी कर दी है इमरान खान साहब की कि जी बस पता नहीं वो 2/3 मेजॉरिटी से शायद जीत के आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए अभी भी उनका वही कंडीशन जाहिर है कि उस वक्त ज़्यादा पॉपुलर थे, अब इसलिए पॉपुलर नहीं है कि उन्होंने जो टर्म गुजारी शुरू के 100 डेज पहले तो हुए कि जी 100 डेज हम सब इंतज़ार करते हैं शायद अब कुछ होगा, 100 डेज भी गुजर गए, नथिंग हैपन। उसके बाद भी आपको पता है कि क्या हाल हुआ है मुल्क की इकोनॉमी का, और अभी तक वो हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है मुल्क की इकोनॉमी का हल किया। एक लड़के के हैसियत से उन्होंने 75 साल या 70 साल के लड़के की हैसियत से उन्होंने ट्रकों के ऊपर खड़े होकर जिस अंदाज से गुफ्तगू की और जिस अंदाज से पोलराइजेशन इस मुल्क में एक फैलाई कि आपस में दुश्मनियां क्रिएट कर दी। और मुझे बार बार मीडिया पे आगे कहना पड़ा कि भाई ज़रा ऊपर से जाके जाती उम्रा देखो, ऊपर से जाके ये आप इनके महल देखें आप जाके, तो फिर आपको ये पता चलेगा कि आप जिनके पीछे लड़ रहे हैं कि इनके अपने जो है वो 100 एकड़ के ऊपर महल बने हुए हैं, 100 के नाले बने हुए हैं, ये सब इसी तरह के हैं। ठीक है, लेकिन ये कहना कि जी जमहूरियत इस मुल्क में वैसे भी नहीं है। देखिए, जिस मुल्क के अंदर 24 करोड़ की आबादी है उसमें से 12 करोड़ तो रजिस्टर्ड वोटर हैं। उस रजिस्टर्ड वोटर में जो टर्न आउट आता है उसका अगर औसत निकाल लें तमाम इलेक्शन का तो मुश्किल से 40% भी नहीं बनता, उसका भी आधे से भी कम हो जाता है। यानी वो जो 50 था 50 का भी 40% रह जाता है। ठीक है, 40 आप देखें ना, मुश्किल से 2013 के अंदर 56% हुआ, बड़ी मुश्किल से 50 क्रॉस किया। तो अब उस इलेक्शन के अंदर आप कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हैं? उसके अंदर भी आप मुझे बता दीजिए, बरादरियां हैं, कबीले हैं, लसानियत है। आप सिंध में से किसी को इमरान खान साहब जाके खड़े हो जाएं, कहीं से लाड़काना से जीत सकते हैं वो, या किसी जगह से भी खड़े हो जाएं सिंध में से सिवाय कराची के, नहीं जीत सकते। ठीक है, तो इस तरह का पाकिस्तान में माहौल है। तो आप आखिर में आएंगे तो पता चलेगा कि बहुत छोटे पोर्शन की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, या जो भी ये लोग कर रहे हैं। इसलिए आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने सिंध में क्यों नहीं कैंपेन चलाई? उन्होंने सिंध में से पार्टी को खरीदना है, लोगों को खरीदना है। उन्होंने सिर्फ पंजाब पे फोकस किया है, बिकॉज पंजाब जो है वो तख्त का फैसला करता है, तख्त लाहौर ही तख्त पाकिस्तान का फैसला करता है। तो उन्होंने पहले तख्त पाकिस्तान हासिल करना है, और उसके बाद ये जितने इंडिपेंडेंट इनके भी खड़े हुए हैं, बल्ले वाले या गेंद वाले या जो भी हैं, उन सबको भी उन्होंने परचेज करना है ताकि एक गवर्नमेंट बना सके, और इनमें से मेजॉरिटी परचेज हो जाएगी, सेल हो जाएगी। अच्छा, नहीं साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो जिस तरीके से शेख साहब बात कर रहे हैं, वैसे साहब भी जिस तरीके से कह रहे हैं कि बिल्कुल ये सारा नक्शा वो है, तो आप क्या समझते हैं? जिस तरह आपने कहा कि 1.5 साल की हुकूमत नहीं है, 5 साल की हुकूमत, लेकिन जो ये सिनेरियो दिख रहे हैं, जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन के अंदर बात की गई कि 300 यूनिट फ्री दे देंगे हम, बिजली फ्री हो जाएगी, एशियन टाइगर बन जाएंगे, तो क्या ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा? जबकि ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से जो इन्होंने एक खाका बनाया कि 1 विंडो के हवाले से बात चल रही है और इसी के ऊपर सिस्टम में है, तो हुकूमत उसी लेवल के ऊपर चली जाएगी, क्योंकि आपका भी तज्जिया इस हवाले से नहीं, मैं नहीं समझता। एक तो मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, शेख साहब की बातों से मुझे बड़ी मतलब है कि कन्फ्यूजन महसूस होती है कि शेख साहब कहना क्या चाह रहे थे, कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत कहाँ है, फिर 20% पढ़ते हैं 10%, तो क्या सजेस्ट क्या करना चाह रहे हैं मेजर साहब? मैं ये समझने से कासिर हूँ। देखिए, जब तक तमाम लोग वोट नहीं डालेंगे ना इस मुल्क के अंदर, जी ठीक है, जिसे आप ये कह लें कि मैं समझ गया। तो आपका मतलब ये देखें, बात यह है, अभी आपको याद होगा कि पाकिस्तान में 35% टर्नआउट भी रहा है, और पिछले 2 इलेक्शन में 50% पे भी पहुंच गए हैं, और अब इस वक्त ये कहा जा रहा है कि 60% तक भी चौदह। तो इसी तरह कौमों में होता है, ये एकदम नहीं होगा, आपके या मेरे कहने से नहीं होता। और जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने से जमहूरियत की कोई खिदमत भी हम नहीं करते। हम ये भी नहीं कहते कि ये कौन सा जमहूरी मुल्क है, जमहूरी ही होगा। और इमरान साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, बात तो ये हो रही है कि मुल्क में सियासी लोगों को ही हुकूमत करनी चाहिए, और तमाम पॉलिसियां भी उन्हीं को बनानी चाहिए। इमरान साहब ने अगर दावा किया था तो एक सियासतदान की हैसियत से किया था ना, वो दावे में फेल भी हो सकते हैं, कामयाब भी हो सकते हैं। नवाज शरीफ के साथ भी यही है, उन्होंने भी बहुत दावे किए, बिलावल बहुत दावे कर रहे हैं, लेकिन सियासतदानों का तो ये काम है। और इकॉनमी जैसी भी चलाएं, बात इनकी सही है बैरिस्टर साहब की, कि ये सब काम सियासी लोगों का होना चाहिए। जब कभी पाकिस्तान में
आप कोई मखसूस जमात को सपोर्ट करते हैं या आप किसी की हुकूमत लाना चाहते हैं, इसी किस्म की गुफ्तगू होती है। देखिए इकॉनमी जो है वो दावों पे नहीं चलती, इन वादों पे नहीं चलती कि कोई एक शख्स ये कहे कि साहब 10 अरब आ रहे हैं, 20 अरब आ रहे हैं, 50 कितना अरसा हो गया इस बात को कहे हुए, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है आज तक पाकिस्तान में, जरा आप बताएं तो सही। मौजूदा हुकूमत का आप हिसाब तो करें, निगरान हुकूमत का, इन्होंने क्या स्टेबिलिटी की है सिवाय कीमतें बढ़ाने के, और क्या किया है इन्होंने? डॉलर रुका हुआ है अभी कुछ, डॉलर तो डार साहब की वजह से, तो वो उनकी अपनी गलत पॉलिसी से बिला वजह इतना ज्यादा गया था, तो 25 रुपए तो कम हुआ है, 310 रुपए ही तो था। आप कह रहे हैं अगर ये डार साहब की वजह से वो डार साहब आ जाते हैं तो उनकी वो तो और तबाही होगी इस मुल्क में। हम तो ये समझते हैं कि डार साहब ने ही तबाह किया, 16 माह की हुकूमत में तबाही हुई, उससे पहले तबाही नहीं हुई। आप इकॉनमी इंडिकेटर देख लें उस वक्त के, देखिए इकॉनमी सियासत की बुनियाद पे नहीं चलती है। इकॉनमी ना रातों रात खराब होती है और ना रातों रात तरक्की करती है, उसका अपना बैरोमीटर है, उसका अपना पैमाना है, उसका अपना मायार है। लेकिन ये कहना कि साहब आप सियासतदानों को छोड़ें, इनकी पॉलिसियां छोड़ें, और वो जो कह रहे हैं जी ऐसे अरबों डॉलर आ जाएंगे, पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया जो अरबों डॉलर आ जाएंगे, तो बात ये है तो कि सबसे पहले ये सारी मायूसी अवाम तो एक इस नतीजे पे मैं वही कह रहा हूँ कि मायूसी की बात नहीं है। जो भी हुकूमत आएगी, सिवाय इसी कि चूंकि ये इलेक्शन पहले ही रिग्ड हो गया है, पहले ही मुतनाज़ा हो गया है, सारी दुनिया को पता है, हर जगह यही गुफ्तगू होती है, इससे कोई डिफर नहीं करता, ठीक है ना जी। एक पार्टी को कॉर्नर कर दिया गया है, उस पार्टी के जो मुखालिफिन हैं वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं हाँ ये सब तो हो रहा है। देखें जहांगीर तीन साहब के हलके में 3 आदमियों को अगवा किया गया है बाकायदा, और उनको जबरदस्ती बिठाया गया है, और पीटीआई ने चौथे कैंडिडेट का अनाउंस किया है। सबको नजर आ रहा है लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि इकॉनमी के हालात बहुत ख़राब हैं, और अगर इस किस्म की हुकूमत जो जिसकी पेशबंदी आपने बताया कि अखबार में तो पहले ही इश्तिहार आ गया है, आप तो उसको शायद सीरियस लेके आपने कहा जी बन गया वज़ीर आज़म, बात यह है उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और पॉलिटिकल, और आप ये जो कैलकुलेशंस होती है ना कि जी इतने वोट पड़े, इतने इसको पड़ गए तो इमरान साहब के या फला के तो 15%, जो भी है असूल इलेक्शन का यही है, जो वोट पड़ेंगे जिसकी अक्सरियत होगी वही वज़ीर आज़म बनेगा, ठीक है ना जी। यही जमहूरियत का असूल है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी। नहीं, आप ये क्या समझते हैं कि जिस तरीके से एनए अगर 128 की बात की जाए तो जहाँ जो क्या कहते हैं इस्तेकाम पार्टी के ओन चौधरी इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसके अंदर शेर का निशान नहीं है, तो ना नवाज शरीफ साहब शेर के निशान के ऊपर मोहर लगा सकेंगे और ना शहबाज शरीफ मोहर लगा सकेंगे। नवाज शरीफ की तस्वीर तो है ओन चौधरी के साथ, और जहांगीर तरीन के साथ भी नवाज शरीफ की तस्वीर है, तो उस तस्वीरों से काम चलाया जाएगा। काम चला है ठीक है, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से हर पार्टियों ने अपना अपना मंशूर दिया, जैसे कई दिन पहले ही देखा जाए तो, हालांकि वो 1-2 महीने पहले, लेकिन इलेक्शन कैंपेन भी जिस तरीके से चली, बहुत सारी पार्टियां भी कंफ्यूज थी कि भाई होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे उसके अंदर। तो आपकी पार्टी जिस तरीके से मंशूर के हवाले से इतना ज़्यादा एक्सपोज भी नहीं कर पाई, तो क्या आपके और मंशूर क्या मतलब ये आप देख रहे हैं किस तरीके से उसको वो करेंगे, या तो फिर अपोजिशन में बैठ के वो करेंगे, या अगर आपके आज़ाद उम्मीदवार आ जाते तो क्या वो अपने हवाले से काम करेंगे, या किसी न किसी के साथ सेटलमेंट एडजस्टमेंट हो जाएगी? देखिए आप तो तशहीर की बात कर रहे हैं, मामला कुछ ऐसा है कि खान साहब के ऊपर पैमरा ने पाबंदी लगाई, तस्वीर दिखाने पे, तकरीर दिखाने पे। मोहम्मद अहमद पंसोता साहब हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट गए, उन्होंने उसको वहाँ से सेट असाइड करवाया। उसके बाद पैमरा ने एक दूसरी पाबंदी लगा दी, मैं सिंध हाई कोर्ट गया, मैंने उसको सेट असाइड करवाया। उसके बाद पैमरा ने एक तीसरी पाबंदी लगा दी, दिसंबर में मैं दोबारा सिंध हाई कोर्ट गया, उसको भी सेट असाइड करवाया। मगर आज तक, और मैं तो साफियों से अक्सर ये शिकवा करता हूँ, कल भी मैंने एक टॉक शो में यही कहा कि हम तो ऑर्डर्स ला के दे रहे हैं, मगर कोई टीवी चैनल ना तस्वीर दिखा पा रहा है, ना तशहीर दिखा पा रहा है, ना तकरीर दिखा पा रहा है। तो ये तो आप मैनिफेस्टो तो छोड़ ही दीजिए, एक आदमी की तस्वीर दिखाने के ऊपर पाबंदी है, और तमाम चैनल
मैनिफेस्टो तो आप लेके चल सकते कोई हैं, आप दिखा सकते कानूनी हैं, आपकी सोशल मीडिया की इतनी अच्छी इलेक्शन कैंपेन चल रही, तो आप वहां भी तक मंशूर को आगे एक्सपोज कर सकते हैं। जी, और वो देखिए सोशल मीडिया पे जितना हो सकता है वो पार्टी ने करने की कोशिश की है, बट जिस हालात से गुजरे हैं, मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। आई विल रिक्वायर पेशेंस ऑफ 1 मिनट, बट हुआ इस तरह से है कि 3 दफा मुझे ये मैसेज दिया गया कि आप पीटीआई के जो केसेस हैं उन वकालतनामों से आप विड्रॉ करिए। मैंने विड्रॉ नहीं किया, तो ये 3 तलवार वाली जो एफआईआर है उसके अंदर 126 नंबर पे मेरा नाम भी लिख दिया गया, और ये कहा गया कि ये लोगों को उकसा रहे थे। हालांकि मैं अपने घर में जो है छुट्टी का दिन था, संडे हमारे लिए वकीलों के लिए एक ही छुट्टी का दिन होता है जी। मैं घर में बैठ के जो घर में सोया हुआ था, और मुझे कोई रात में उठने के बाद पता लगा कि ये कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ है, तो वो तो अल्लाह का शुक्र है कि सिंध हाई कोर्ट थी और सारी हाई कोर्ट बार मेरे साथ करी हुई कि उन्होंने मेरे नाम के ऊपर उस एफआईआर को सस्पेंड कर दिया। वरना अदरवाइज जिस तरफ से ये लोग जा रहे हैं, मैंने अपने कैरियर में मैंने देखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के भी केसेस किए, मैंने नून लीग के लोगों के भी केसेस किए, यहीं पे सिंध हाई कोर्ट में कभी कोई प्रेशर नहीं आया। सिर्फ इस इंतहा तक पहुंच गए हैं कि अब अगर आप एज अ प्रोफेशनल भी पीटीआई का कोई काम करते हैं तो भी दे कम आफ्टर यू। आप स्टीमर्स अगर आप किसी के पास जाएं, मैं आपको हरफन कहता हूं, आप फोन कर ले, मैं आपको नंबर देता हूं, आप उनसे कहें कि पीपल्स पार्टी के बनाने हैं वो आपको रेट देगा, आपके नून लीग के बनाने हैं वो आपको रेट देगा, आपके पीटीआई के बनाने हैं वो आपको मना कर देगा। उसे पता है रात को छापा पड़ेगा, मुझे उठा के ले जाएंगे। आप किसी साउंड सिस्टम वाले को कहें कि पीपल्स पार्टी का मैं हूं या नून लीग का हूं, वो आपको देगा खुशी खुशी। आप कहें पीटीआई का हूं, वो आपको नहीं देगा। और यही जो है वो, तो आप इन हालात में देखिए, तशहीर एक बड़ा मुश्किल काम था। मैं तो आपको कह रहा हूं कि जो हमने कैंडिडेट्स अपने सिंबल वाले डाले, कैंपेन तो हमारी हुई भी है, और इस वक्त मेरे ख्याल में ये मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, और मैं जो है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बात कर रहा हूं, इस वक्त जिस जगह पे मुल्क खराब है, इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि क्या जो 56 में हुआ, जो 58 में हुआ, जो 62 में हुआ, जो 68 में हुआ, जो 77 में हुआ, जो 99 में हुआ, क्या जो 2007 में हुआ, क्या आपने वो फिल्म रिपीट करनी है, या फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इस सोशल मीडिया के होने की वजह से आपने एक दफा ये दिखाना है कि इस मुल्क में वोट के जरिए तब्दीली आ सकती है, और लोग जिसको वोट डालना चाहते हैं वो उसको जो है अपना वजीर आजम बना सकते हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सेंट्रल क्वेश्चन यही है, और मैं जब और अपने कैंडिडेट के सिंबल के ऊपर जाकर वोट डालूंगा, जो टेबल टेनिस बैट बनता है, जब मैं उसका वोट डालूंगा, तो मेरे दिमाग में मेरी जो मोटिवेशन है वो यही है कि एक दफा ये दिखाना है कि हम, ये जो मुल्क है ये हम लोगों से चलेगा, हमारी जिद से चलेगा। 4 लोग कमरे में बैठकर ये फैसला नहीं कर सकते कि इस बंदे पे आज 200 एफआईआर होंगी और इसको एवन फील्ड से बुलवा लो और वजीर आजम बना दो। ये नहीं हो सकता और ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में दैट इज दी ओनली पॉइंट इन द मैनिफेस्टो राइट नाउ। पहले इस स्टेप से आगे निकल जाएं, पहले वफा देखें, बाकी चीजें बाद में देखें। अच्छा, इन्होंने 2018 का नाम नहीं लिया, 2018 भी ऐसे ही था, आपको पता है। देखिए, सिंध के ख़ास तौर से आप बात कर रहे थे उस वक्त सिंध के इलेक्शन की। आप देखें सिंध में हलीम शेख साहब जो हैं वो चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन थे, पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में इतना एक्टिव कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था जितना हलीम शेख साहब थे। जितना उन्होंने पीपल्स पार्टी को एक्सपोज किया, जितना लोगों के मसाइल पे बात की, इंटीरियर सिंध में सेहत तालीम के मामलों में जितना भी वो कह सकते थे, नतीजा क्या है? निगरान हुकूमत और पीपल्स पार्टी के लोग सब मुत्तफिक हैं। 3 साल से मतलब उन पर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। अभी भी जो है वो 9 मई के मामले में उनको 8 महीने से बंद किया हुआ था, और अब पुलिस ने रिपोर्ट दी है कि वो इस मामले में बिल्कुल मुलव्विस नहीं थे, यानी वो बेगुनाह करार दे दिए गए, लेकिन एक आदमी को आपने 8 महीने से बंद किया हुआ है। तो इस तरह की इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में, और उम्मीदवारों को आप छोड़ नहीं रहे, कैसा आप ये इलेक्शन करवाएंगे? और 2018 देखें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब 50 दफा ये कह चुके हैं हर इलेक्शन चोरी होता है। एक लेवल है, एक तरीक़ाकार है, किसी हद तक होता होगा। यकीनन मैं ये नहीं कहता 2008 में हुआ होगा, 13 में हुआ होगा, 18 में हुआ, लेकिन 18 में आप जब कहते हैं कि 2018 में ऐसे था, 2018 में ऐसी सूरत हाल नहीं थी।
मैनिपुलेट किया गया और रिजल्ट को 10 सीटें इमरान साहब को भी ज़्यादा दे दी होंगी। लेकिन ये जिस तरह से आप नॉमिनेशंस के वक्त हुआ, कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है, कारकुनों के साथ हो रहा है, लोगों को घरों में कूद रहे हैं, कैंडिडेट्स को पकड़ रहे हैं, रैली नहीं होने, 4 आदमी जमा नहीं, ऐसा तो 2018 में नहीं था। 2018 में भी हम लोग यही थे, यही सब देखा था। हमेशा ऐसा होता है। 2013 के बारे में भी इमरान साहब कह रहे थे जी धांधली हुई है, लेकिन एक लेवल होता है, एक तरीका होता है। यहाँ तो अंधेर मचा हुआ है इस वक्त। तो इस एतबार से जो है वो मैं इजाजत से जी आप हलीम आदिल शेख साहब की बात कर रहे थे, मैं उनका वकील हूँ। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैंने ऑर्डर लिया कि और किसी FIR में हलीम आदिल शेख साहब गिरफ्तार नहीं होंगे। मुतअद्दिद दूसरे केसों में बाकी वकीलों ने ये ऑर्डर्स लिए, फिर भी उनको अरेस्ट किया गया और नई से फिर ऑर्डर हुआ कि कोई नई FIR दर्ज नहीं होगी। तो 4 पुरानी FIRs आ गई, वो कहाँ इन्होंने रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, वो एकदम सामने आ गई। और आप ये देखिए कि ये तो चले हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे जो उस तरह से वायोलेट हुए हैं। और 30 अगस्त को मेरी सालगिरह का दिन था, मैं हाई कोर्ट में था। मेरी रेट पिटिशन में ही वो अपने बायोमेट्रिक कराने आए हुए थे, जहां से बाहर से उनको प्रेमिसेस से गिरफ्तार किया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसने शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल दी ना साइफर केस में। जब वो आजाद होने लगे, दूसरे केस में पकड़ के ले गए। ये इतना कंटेम्प्ट इन अदालतों का ज़ियाउल हक के दौर में भी नहीं रहा। मैं आपको लिटरली ये मैं आपको वाकया बता सकता हूं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने स्टे किया था एक मिलिट्री कोर्ट्स के कैपिटल पनिशमेंट को, उसको फांसी की सजा देनी थी। तो उस वक्त जो गवर्नर थे बलूचिस्तान के, उन्होंने कहा जी कि नहीं, नेवरदलेस ये चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ऑर्डर है, हैंग हिम। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ये रात को बैठने का सिर्फ अभी नहीं, पहले से भी कुछ ट्रेडिशन हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट शाम में बैठी और चीफ जस्टिस ने जो है वो ऑर्डर किया कि अगर ये बंदा हैंग हुआ तो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर समेत तमाम जो इन्वॉल्व होगा हैंगिंग में, उसके ऊपर 302 का पर्चा होगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो छोटी चीज रह जाएगी। ही वॉज नॉट हैंग्ड, ही वॉज नॉट हैंग्ड, ही वॉज लेटर ऑन एक्विटेड। तो ये कुछ कोर्ट्स के फैसलों का कुछ एहतराम होता था। यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उन्होंने यूं करके गोल किया, कागज के टुकड़े को फुटबॉल बनाया और टांग उठा के फेंक दिया। एंड बिफोर ही कुड एग्जिट द प्रेमिसेस ऑफ द जेल, इतना भी जेल में तो कोर्ट की परमिशन के बगैर नहीं अरेस्ट कर सकते। तो इनके दौर में नहीं हुआ है, लोगों की गाड़ियों से हीरोइन बरामद होगी हैं, पेल हुई छूट गए, एफिडेविट पता नहीं क्या क्या निकाल के तो उसके ऊपर ड्रग्स के ऊपर सजाएं, उम्र कैद की सजाएं दे दी। किसी की बेटी को, किसी की बीवी को तो छोड़ा नहीं लोगों ने। देखें ये जो रिवायत डाली है, नहीं आप मुझे बताइए ये रिवायत किसने डाली? ये गाली गलौज की, लड़ाई झगड़े की, ठीक है, जो पोलराइजेशन इस मुल्क के अंदर क्रिएट की। मैं इसको शेरवानी नहीं पहनने दूंगा, चाहे मैं 4 सीट देके ना 4 सीट वाले का वजीर आला बनवा दूंगा, मेरी सीट न जाए। अच्छा ऐसा करो, उसको प्रेसिडेंट ऑफ PTI बना दो हैं, और जो बानी है बेचारे PTI के, जो लोग उनके साथ चले शुरू में, इनको धक्के देके घर से बाहर निकाल दो, इनको धक्के देके घर से बाहर निकाल दो, ठीक है। परवेज इलाही साहब को प्रेसिडेंट बना दो, फला को ये अपॉइंटमेंट दे दो, फला को ये अपॉइंटमेंट। यू सी 4 सीटों वाले को भी आप वजीर आला बनाने पे तैयार हो इलेक्शन की बात और ठीक है, मैं पुरानी बात दोहरा रहा हूँ कि इनके दौर में भी सलीम साहब कह रहे थे। तो अच्छा, अब क्या देख रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है आपके सामने ये सारे के सारे, तो अब जो हुकूमत आ जाती है, मिली जुली हुकूमत, क्या ये सारी चीज़ें पिक कर लेगी? जिस तरीके से मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, तो अवामी मसाइल के हवाले से ये सारी चीज़ें किस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे? मेरा ख्याल है कि अब जो भी गवर्नमेंट आएगी वो उसको फोकस करना पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि अब काफ़ी मारामारी हो चुकी है, आपने देखा। और अब ये चीज़ सामने आ चुकी है कि बग़ैर परफॉर्मेंस दिए आगे पार्टी या लोग खाली नारेबाजी के ऊपर, खाली जो है बातचीत के ऊपर, इस तरह से पार्टियां नहीं चलेंगी। उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी उनकी आगे चांस रहेगा, अदरवाइज़ वो एलिमिनेट होती जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि एक तो तालीम भी हल्के हल्के इस मुल्क में बढ़ रही है, डेमोक्रेसी जैसे नईम भाई ने कहा कि ग्रो कर रही है। और अब ये सब जो आपने टर्मोइल देखा, ये जो हुआ है, जो कुछ भी 2 साल 3 साल के अंदर, उसके बाद अब जो भी गवर्नमेंट आएगी, और ये मुझे उम्मीद इसलिए है कि अब जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं, उम्मीद है कि उसके बाद दोबारा इकोनॉमी के अंदर कोई मसला नहीं आएगा। जी नईम साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? नहीं, मुनासिब बात है। अगर कोई सवाल वहीं पे खड़ा है कि एक ऐसी मुंतखब हुकूमत जिसे लोग एक्सेप्ट कर लें, अगर लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं
तो यकीनी तौर पे हुकूमत को सबसे पहले जो हुकूमत की प्रायोरिटी है वो मईशत ही होनी चाहिए। और मौजूदा सूरत हाल में जब आवाम महंगाई में पिस के रह गए हैं, मौजूदा जो भी आने वाली हुकूमत है उसकी प्रायोरिटी मईशत ही होनी चाहिए। जी नहीं, आप देख नहीं रहे कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अवाम ने एक उम्मीद लगाई हुई है कि शायद हो सकता है कि अब जो आने वाला वक्त वो हमारी आवाम के लिए हो, तो आप बिल्कुल नहीं देख ऐसा रहे ही कि है, 4 बिल्कुल महीने ठीक 6 है। महीने के ये अंदर ये बिल्कुल सारा ठीक है, चेंज- ऐसा ही है। लोगों की उम्मीद होती है हुकूमत से। अगर कोई नई हुकूमत आए तो लोग यही तवक्का कर रहे हैं कि भाई एक दफ़ा इंतखाबात हो जाए, एक मुंतखब हुकूमत आ जाए जिसके बारे में हमें ये पता हो कि वो 5 साल तक हुकूमत करेगी, तो लोग उससे उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल देखें, दुरुस्त है। अगर कारोबारी हालात के हवाले से ताजिर बिरादरी से भी मेरे प्रोग्राम हुआ काफ़ी, वो ये कहते हैं कि हम बड़े डिस्टर्ब है। अब शायद हो सकता है जिससे भी बात की जा रही थी ताजिर बिरादरी से, वो यही कह रहा था कि इलेक्शन के बाद जी, देखें बिल्कुल। कुछ रिजल्ट आएगा, इलेक्शन के मैं बाद वही कह रहा हूँ कि लोग उम्मीद वाबस्ता करते हैं और बिल्कुल लोगों को उम्मीद वाबस्ता करनी चाहिए। उम्मीद करनी चाहिए कि हुकूमत एक दफ़ा बन जाए। अच्छा, जब देखें हुकूमत बन जाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, तो फिर इकॉनमी में भी स्टेबिलिटी खुद ब खुद आने लगती है। लोगों में एतमाद पैदा हो जाता है, कारोबारी हलकों में एतमाद पैदा हो जाता है, आपकी फॉरेन पॉलिसी में आप में एतमाद आ जाता है। तो अगर इन इंतखाबी नताइज के नतीजे में ऐसा हो जाए तो इससे बेहतर पाकिस्तान के लिए और क्या हो सकता है। नहीं तो माजी को भूल कर मुस्तकबिल की फिक्र के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बेशक ऐसा मिलजुल है, के बेशक ऐसा है जी, बेशक ऐसा है। क्योंकि सारों को मिलजुल के इस वक्त काम करना चाहिए, कम से बिल्कुल कम ऐसे ही साल 2 साल, जिस तरह शेख साहब भी कह रहे थे। क्या कहते हैं शेख साहब? बिल्कुल, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब ही यही है कि आप लोग ठीक है इलेक्शन लड़ें, आप लोग जो भी करें, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसियों में तसलसल होता है उसको आप ना छेड़ें और उसको मेंटेन करें। एक दफ़ा बैठ के डिसाइड करें कि मुल्क को किस तरफ लेके जाना है, क्या पॉलिसीज़ होंगी, और फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है वो आप उस पर मुस्तहकम हो जाएं और फिर उसको चलने दें। ये ना हो कि आपकी आपस की जो लड़ाई है या उसके चक्कर में मुल्क के ऊपर जो है ये मुश्किल पेश आए। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये फोकस बहुत अच्छा रहेगा, जो भी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगा। आपने देखा इलेक्शन अभी हो गए और उम्मीद है कि कोई अच्छी गवर्नमेंट बन जाएगी। जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो अगर इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ाने में कामयाब होगी तो चलेगी, नहीं तो वही जिस तरह नहीं मैंने कहा है कि 6 महीने भी हो सकते हैं, 1.5 साल भी हो सकता है, और मैंने जैसे कहा कि 10.5 साल भी हो सकते हैं, अगर वो इकॉनमी को मेंटेन करके आगे। अली ताहिर साहब, आपसे गुफ्तगू करता हूँ कि जिस तरीके से गुफ्तगू हो रही है, प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी मराइल की तरफ भी है, तो आप ये देखते हैं कि आपके अगर जितने भी कैंडिडेट जीते हुए हैं और जीतने वाले हैं, जो पोजीशन सामने आ रही है, तो क्या वो माजी की उस सारी चीज़ों को भूलकर पाकिस्तान के लिए जो है मिलकर काम करने के लिए तैयार होंगे, या वही अपोजिशन के अंदर इसी तरीके का सारा सिस्टम चलता रहेगा कि हम नहीं करने देंगे, हम करने देंगे, इस तरह का सिस्टम? देखिए, बात यह है कि वो कहते हैं, अंग्रेजी का मुहावरा है कि हाइंड साइट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट परफेक्ट साइंस। और माजी को बुलाया तो नहीं जा सकता। अगर आप माजी को बुला देंगे तो आगे यू विल नेवर लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। मेरे ख्याल में आपको अपनी तारीख और अपने माजी को याद रखना चाहिए, और जो झूठ हम तारीख में बोलते रहे हैं उस झूठ को अब ख़त्म कर देना चाहिए। जो गलतियां हमसे हुई हैं उनको मान लेना चाहिए। और जब मैं इंडिया की बात कर रहा था IMF की, तो ये 1991 में मनमोहन सिंह साहब आए थे, एज अ टेक्नोक्रेट ही आए थे, बट एक जमहूरी अमल के जरिए आए थे, और उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि देखिए मुझे 2 साल दे दीजिए, कुछ सख्तियां आएंगी, वक्त बुरा आएगा, मेरे साथ बेयर कर लीजिएगा, इन रिस्पेक्ट टू डैट मैं तमाम ओपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेके चलूंगा। 2 साल हम इस मुल्क की खातिर नहीं लड़ते। और फिर 93 के बाद जो है इंडिया IMF के प्रोग्राम से निकला और निकल गया, और आज तक निकला हुआ है, दोबारा नहीं फंसा। हम नहीं निकल सके, उसके अंदर यही वजह थी कि 90 के बाद 93 में हुकूमत गिराई, उसके बाद 96 में हुकूमत गिरा दी, उसके बाद 99 में हुकूमत गिरा दी। तो ये देखें ना, सारी वो तमाम चीजें हैं। आपकी आप वो तलखी को भूलेंगे नहीं, आप कुछ ना कुछ चलता रहेगा। मेरा कहने का मकसद है, देखिए मैं तो आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन, मैं ये नहीं कह सकता कि भूल जाएंगे या नहीं भूलेंगे। आई एम नॉट इन दैट पोजीशन, आई एम नॉट विद दैट स्टैंडिंग। वेरी सिंपली मैं आपको अपना ओपिनियन दे सकता हूं, और मेरा ओपिनियन ये है कि अपने माजी से आप सीखें और एक दफा बैठकर ये फैसला कर लें कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर पॉलिटिक्स जो है वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। लोग कहते हैं इकोनॉमी पे सियासत ना करें, भाई इकोनॉमी पे नहीं करनी तो सियासत किस चीज पे करनी है? किचन में आज क्या बनेगा उस पर करनी है। तो बट वो जो सियासत है वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में हम अब उस स्टेज पे आ गए हैं
कि जहां पर अगर इसने मुल्क ने डेवलप्ड होना है, वैसे वी आर ऑन द लास्ट वेरी ब्रिंक्स। अगर आपने डेवलप होना है तो आपको इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को फोस्टर करना पड़ेगा और अपनी माजी की गलतियों को सीखते हुए आपको आगे चलना पड़ेगा। ये जो एक नया सिस्टम है कि 22 ग्रेड के ऑफिसर 6 साल का टेन्योर होगा और वजीर आजम का 3 साल का टेन्योर होगा, हालांकि आईनो कानून के मुताबिक वजीर आजम का 5 साल का है और उनका 3 साल का है। मेरा ख्याल इन ट्रेडिशंस को अब हमें माजी से सीख के खत्म कर देना। शेख नदीम साहब बहुत शुक्रिया, नीम साहब बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर अली ताहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, रिजल्ट का इंतजार चल रहा है और जैसे ही इस मुल्क का जो वज़ीर आज़म आएगा, अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे मुल्क के लिए जो है इस तरीके से पॉलिसी बनाए कि वो अवाम जो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो जिस तरीके से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न होने वाला है, इसके अंदर हम तमाम सियासी पार्टी एक होकर, नेक होकर और पाकिस्तान की फ़िक्र के साथ इस मुल्क के लिए वो तमाम अपना किरदार अदा करेगी और सब मिलजुल कर इस पाकिस्तान को एक मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएंगे, एक खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, अल्लाह फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे और उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।